तो उस समय डिलिमिटेशन हुआ था। ठीक है, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन का कि जो भी हमारी लोकसभा, जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जहां पे लोग वोट करते हैं, वो होते हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के। तो जो एमएलए और एमपीज के इलेक्शन होते हैं, तो एमपीज का जो लोकसभा में जाएगा एमपी, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स होती है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स होने का मतलब ये है कि जैसे हिमाचल में आप सभी जानते हैं कि 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, शिमला है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, मंडी है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 17 लाख, क्योंकि पॉपुलेशन 68 लाख के आसपास है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो लगभग हर एक जो हमारी पॉपुलेशन है, कहीं के 14 लाख वोटर हैं, कहीं के 15 लाख है, मतलब 14-15 लाख के आसपास ही हमें वोटर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि वहां की लगभग 14 लाख या 15 लाख पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हिमाचल की बात है। ऐसे ही हर एक स्टेट में अलग अलग एमपी की जो वैल्यू है वो हो सकती है। यूपी में हो सकता है 25 लाख को एक में एमपी रिप्रेजेंट कर रहा हो, 25 लाख लोगों को। तो बोलने का मतलब ये है कि ये डिलिमिटेशन से ही होता है। ठीक है, कि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू मैंने बताया था, उसके लिए ये जरूरी होता है कि डिलिमिनेशन कमीशन आए। पहली बार हुआ था 1952 में, दूसरी बार हुआ था 1963 में, जब 1961 की वो आई थी, ठीक है, सेंसिस का डाटा। तीसरी बार हुआ था 1973 में। ठीक है, उसके बाद डिलिमिटेशन होना था 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, मगर वो डिलिमिटेशन नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1973 में, उन्होंने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि भाई सीज कब की थी। ठीक है, तो 25 साल के लिए उन्होंने सीज कर दी थी, 42nd अमेंडमेंट की थी, आपको पता ही होगा, जिसको लघु संविधान कहते हैं। उसके तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ही उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स को क्या कर दिया था, 543 पे सीज कर दिया था कि अगले 25 सालों के लिए, 2001 की सेंसिस जब तक नहीं होगी तब तक हम इन्हीं सीट्स को लेकर के पार्लियामेंट में चलेंगे, लोकसभा में। ठीक है, तो ये 25 सालों के लिए हुआ था, 1976 में किया था ऐसा, तो इसलिए 25 साल 2001 में हुए। तो 2001 में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने भी ये देखा कि पहले 25 साल किया, अब फिर से इसको 25 साल उन्होंने 84वां संविधान संशोधन किया था उस टाइम पे, ये नोट कर लेना चाहिए। 2001 में क्या हुआ था, 2001 में सेंसिस हुई थी, और 2002 में सेंसिस का डाटा जब आया, 2002 में उन्होंने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई, एक्ट बना 2002 में, और वो डिलिमिटेशन तब हुई थी। बट वो डिलिमिटेशन तो हुई, मगर उसमें सीटों को बढ़ाया नहीं गया, उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में फेरबदल किया गया, और सीटें का नंबर जो है वो वही रहा 543। ठीक है, और उन्होंने भी अगले 25 साल के लिए, मतलब 2026 तक के लिए वो बॉन्ड कर दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2001 का सेंसस का डाटा 2026 तक चलेगा, मतलब 25 सालों के लिए। तो अब 2026 लगा हुआ है। अब जो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको पता है बन चुकी है। आपको पता है कि जो सरकार है करंट, उनको पहले से ही पता था कि 2026 आ रहा है। 2026 की जो 21 की सेंसस होनी थी वो इसलिए डिले की, खुद ही डिले की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीटों का नंबर बढ़ाया जाए। ठीक है, सीटों का नंबर जो है अब बढ़ाया जाए, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो चाहते हैं कि वो 300 से ज्यादा सीटें बढ़े। ठीक है, आप ही 543 हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 850 कर देंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगी, 850, 815 स्टेट से और 35 यूटी से। ठीक है, चलो वो उनका अपना वो है कि मत कि 850 अकोमोडेट हो जाएंगे लोअर हाउस में, लोकसभा में। ठीक है, तो इसलिए उसी हिसाब से ही उन्होंने पार्लियामेंट की सीटिंग कैपेसिटी को बनाया है, नई बिल्डिंग जो बनी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। डिलिमिटेशन कितनी बार हुई है, डिलिमिटेशन जो आयोग होता है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जब भी डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग बोलते हैं, ये होता है गठित, तो ये आर्टिकल 82 के तहत
ये मैंडेटरी होता है कि हर सेंसस के बाद परिसीमन आयोग बैठे, और उसको गवर्नमेंट को ये पावर होती है, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि उसको बिठाए, क्योंकि हर सेंसस 10 साल बाद होगी, तो डाटा जो होगा सेंसस का वो शफल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। उसमें जो है वो देखा जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रिजर्व किया जाए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ओपन किया जाए, कहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बढ़ाई जाए घटाई जाए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिलिमिटेशन करता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन होते हैं जस्टिस, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है। हमेशा मतलब चेयरपर्सन आज तक रहा है 4 बार जो हुई है, वो हमेशा कौन होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है। मतलब हायर जुडिशरी के जज होते हैं, उनको ही ये चीजें सौंपी जाती है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली, बट आज तक यही देखा गया है कि यही होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं होते, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, उनको जो है वो सिंपल भाषा में बात करें तो उनको एक बायस्ड नेचर नहीं होता इनका, इसलिए जो उनको बनाया जाता है। चलिए, तो थोड़ा सा आपने इसके ऊपर फोकस करके थोड़ी ये चीजें मैंने बताई वो याद रखनी है, ठीक है। बाकी डिलिमिटेशन होगी नहीं होगी, बिल पास नहीं हुआ, कब होगा, आगे होगा कि नहीं होगा, वो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो होगा वो सामने आएगा। बट इतना जरूर है कि अपोजिशन पार्टीज ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उसका क्या कारण था, ये थोड़ी समझ होनी चाहिए हमें, ठीक है, एज ए पॉलिटी स्टूडेंट। अब चलिए, डिलिमिटेशन का आर्टिकल 82 या सुनाई दिया था सर। हाँ जी, डिलिमिटेशन का देखिए, डिलिमिटेशन का जो आर्टिकल है वो 82 है। 82 में ये प्रावधान है परिसीमन आयोग का, 82 में, ठीक है। और जो आर्टिकल 81 है वो हमारा है लोकसभा से जुड़ा हुआ। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो फिर आर्टिकल 81 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 81 को लेकर के अमेंड करना और 82 में डिलिमिटेशन, उनको ना लिंक कर रही है गवर्नमेंट, उसको वो क्या कर रहे हैं अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उस चीज को लिंक कर रहे हैं। और इसमें लिंक करने का बहुत बड़ा फायदा गवर्नमेंट को हो सकता है 2029 के चुनाव में, इसलिए वो शायद कर रही है, वो पॉलिटिक्स उनके लेवल की। मगर बोलने का मतलब ये है कि 81 और 82 आर्टिकल इसीलिए न्यूज में है, 81 लोकसभा में, लोकसभा के लिए, और 82 परिसीमन आयोग के लिए, ठीक है। तो परिसीमन करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, मगर परिसीमन करने का विरोध जो है वो अपोजिशन पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि भारत में जो परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होती है, वो होती है जनसंख्या के आधार पर। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन बड़े स्टेट्स में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी अच्छा करती है, बीजेपी का होल्ड काफी अच्छा है, तो इसलिए वहां पे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए जो है वो ये सारा जो डिलिमिटेशन के साथ जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं कि हम कमीशन, मतलब ये जो हमारी आपकी मतलब ये जो दी जाएंगी सीट्स दी जाएंगी, ठीक है, ये सीट्स बढ़ेंगी, 350 या 300 सीट्स बढ़ेंगी, तो वो ज्यादातर सीट्स कहाँ बढ़ेंगी, यूपी में, बिहार में, ठीक है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहां पे ऑलरेडी सरकार में है, वहां पे अच्छे हैं, तो इसलिए जो है वो मान रहे हैं इस चीज को कि भाई हम ये चीजें तभी करेंगे, तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वुमेन रिजर्वेशन जब ये सीटें बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो होता क्या है ना, जब वो सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को मिलेंगी, जो सीटें नहीं बढ़ेंगी तो एग्जिस्टिंग जो बंदे हैं वहां से वो तो घर बैठ जाएंगे, ठीक है। माना कि कोई सीट रिजर्व कर दी वाराणसी से, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से खड़े होते हैं, वो सीट रिजर्व हो गई, ठीक है, तो फिर मोदी थोड़ी खड़े हो सकते हैं वहां से, क्योंकि मोदी जी महिला नहीं है। इसलिए वो डर है उनको, थोड़ा सा डर नहीं बोल सकते हम, मैं पार्टी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, बट ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी पार्टी में होगा तो होगा किसी को भी, ठीक है। इसलिए इस चीज का सहारा लेकर डिलिमिटेशन को वो आगे ला रहे हैं। और सेम जो आपकी साउथ की स्टेट्स हैं, जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं, उसमें क्या होगा, सीटें कम हो जाएंगी, जो सीटों की रिप्रेजेंटेशन है वो अभी ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन जो है वो जनरली बड़ी नहीं है, ठीक है, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम हो जाएगी, और जो नहीं करेगा वो
उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम एमपीज की एमएलएस की सीटें बढ़ा दी जाएंगी। इस तरह से ये चीजें देखी जा रही हैं, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट को फायदा होगा। और आपको पता है कि बीजेपी का साउथ में कोई ज्यादा चलता नहीं है, इसलिए उनको फायदा दिख रहा है अपना उसमें, ठीक है, कि नॉर्थ में हमारा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और साउथ में वैसे भी नहीं है मजबूत, वो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि स्पेसिफिकली इसके ऊपर लिंक करके फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। पॉलिटिक्स इसके अलग है, बट हमारे जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, ये बनेगा, तो वो परिसीमन आयोग, लोकसभा, स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी चीजें थी जो हमने डिस्कस करी। इसको कोई ज्यादा वो भी नहीं है, बट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कि कब हुआ था ये लागू, नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है, कहाँ कब हुआ था, और ये क्यों नहीं अभी हो रहा है। इसमें ना 3 बिल जोड़ दिए इन्होंने 131, ठीक है। जो 131वां बिल है, इसमें 3 बिल है। एक तो महिला आरक्षण बिल है, एक डिलिमिटेशन है, और एक जो है वो राज्यों के लिए वो किया गया है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है चीजों को, तो वो तीनों बिल साथ में रख दिए हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा इसीलिए नहीं पास हुआ, चर्चा ये है मेन कारण। चलिए, आज हम करेंगे थोड़े से मैं देख हिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। होंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, होंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और इसमें होता है इस तरह के आंसर, ठीक है। सो मॉडर्न इंडिया क्वेश्चंस इसके बारे में सबने सुना होगा। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 15 मार्च, जो कि गलत है, ठीक है। मैं बता दूं 15 को नहीं हुआ था, कौन सी डेट को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट क्या है मैं बताऊंगा, मगर पहले तो ये बताइए कि वो कौन से ईयर, कौन से मंथ और कौन सी डेट को हुआ था साइन। याद है किसी को? 1931। हाँ जी, देखिए, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च, ठीक है। ये 15 मार्च गलत लिखा हुआ है, वैसे मार्च ही था मंथ, बट मार्च 5 था, वो 15 नहीं था, ठीक है। सो गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931, 1931 को हुआ था। अब गांधी महात्मा गांधी का नाम है, और इरविन जो है वो लॉर्ड इरविन उस समय के वाइस रॉय थे, उस समय के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आपको पता होगा गवर्नर जनरल को जो है वो वाइस रॉय की उपाधि दे दी थी, वाइस रॉय का टाइटल दे दिया था जब 1857 की रिवोल्ट के बाद, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के थ्रू। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो है वो पास हुआ था, ठीक है, सॉरी पैक्ट साइन हुआ था। अब ये था कि एक्चुअल में देखिए इसमें क्या था, मैंने आपके साथ कई बार एक दो बार डिस्कस भी किया था कि इनकी जो है वो 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया था गांधी जी ने। गांधी जी की 11 डिमांड्स थी, ठीक है, अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, ये जो साइमन कमीशन का चक्कर था, वो सारी चीजें थी। तो इसमें गांधी की कुछ चीजों को माना गया और इरविन की भी कुछ चीजों को माना गया, ठीक है। कुछ बातें गांधी ने मानी इरविन की, और कुछ इरविन की मानी गांधी, मतलब दोनों ने आपस में एक समझौता किया, उसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो कुछ कुछ कंडीशंस मान ली गई थी, ठीक है। तो ये था 5 मार्च 1931 को पास हुआ था, मतलब ये पैक्ट साइन हुआ था, और 23 मार्च 1931 को राजदेव सुखदेव, क्या नाम उनका, भक्त सिंह, और उनको राजगुरु को सुखदेव को फांसी होगी, ठीक है। तो इससे रिलेट किया जाता है कि जस्ट 15-20 दिन के अंदर ही उनको फांसी हो गई थी। गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे, क्योंकि उनकी डिमांड में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, तो गांधी जी ने उनको क्यों नहीं बचाया। तो इसलिए ये थोड़ा डिबेटेबल इशू है, बट नो डाउट कि उनको बचा सकते थे, ठीक है। मगर गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए गांधी जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, वो हथियार और मारधार में जो है विश्वास रखते, ठीक है। हो सकता है। चलिए, तो ये आपने ध्यान रखना है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ था मैं बता दूं आपको, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चला था, ठीक है, आपने सुना होगा असहयोग आंदोलन, सॉरी असहयोग नहीं बोलते हैं उसको, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो आपको पता होगा दांडी
यात्रा के साथ, दांडी मार्च के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था वो दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को वो खत्म हुआ था। ठीक है, अब वो खत्म हुआ क्यों था? इनकी वार्तालाप पे खत्म हुआ था। तो ये उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तभी हम उसको बंद करेंगे, तभी हम उसको खत्म करेंगे जब आप हमारी डिमांड्स को मानेंगे। 11 पॉइंट। तो ये साइन हुआ था गांधी और नेहरू के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन स्क्रीन शेयर करी है? हाँ जी। अच्छा नहीं की है? ओहो, नहीं करी है आपने? आपने बोला नहीं। ठीक है, एक मिनट, मैं तो आपको दिखा रहा था क्वेश्चन, बट आपने शायद पहले नहीं बोला, मुझे कई बार याद नहीं रहती। अब हो रही है? यस सर। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कलकत्ता इन। ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। सोचो कि आपके सामने ऑनलाइन टेस्ट लगा हुआ है, आप ऑप्शंस देख रहे हैं, फिर करते हैं हम डिस्कस। ठीक है, चलिए, द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये बात हो रही है असहयोग आंदोलन की। ठीक है, आपको पता है कि ये स्पेशल सेशन में कई बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? नागपुर में हुआ था कि कलकत्ता में हुआ था? एक नागपुर में हुआ था और स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वो ही पूछ रहा है ये कि कब हुआ स्पेशल सेशन? सितंबर। हाँ जी, देखो अब आपको ना इससे रिलेट करना हो क्वेश्चन को, तो ये ऑप्शंस इजी है। ऑप्शंस अगर सारी 1920 की होती ना, मंथ अलग अलग होते, तब डिफिकल्ट थी। मगर इसमें पता है कि नॉन कोऑपरेशन का फेमस रेजोल्यूशन कब लिया होगा? जब 1920 में शुरू हुआ तभी लिया होगा, उससे पहले लिया होगा जस्ट 1922, 24, 25 में तो नहीं लिया होगा। ठीक है, क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही शुरू 1920 में हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शंस आर इजी, है ना, एंड यू विल एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, कि भाई सितंबर 1920 में हुआ होगा। तो ये ध्यान रखिए कि स्पेशल सेशन जो कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में, वो 1920 में हुआ था सितंबर में। सही आंसर यहाँ पे है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इजी। ठीक है, अदरवाइज टफ हो जाता। ठीक है, दिसंबर नवंबर 1920 होता तो टफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्वराज पार्टी जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सीआर दास इसके चेयरपर्सन थे, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। तो मतलब अध्यक्ष सीआर दास थे, चितरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे, सचिव। अब देखो ये तो बन गया कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, इनको इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब स्वराज पार्टी जो है वो कब बनी थी? कौन से ईयर में बनी थी? ईयर भी आता है 1923 में। 1923 में। ठीक है, वैसे देखिए इसका अगर बात करें फॉर्मली ये जनवरी 1923 में बनी थी, बट इसका गठन जो है वैसे देखा जाए उसकी शुरुआत जो है वो दिसंबर 1922 में होगी थी। ठीक है, बट फॉर्मली जो है इसको शुरुआत बोल सकते हैं ना कि फॉर्मल रूप से जो है ऑफिशियली जो है वो जनवरी 1923 में ही हुई थी। वैसे ये दिसंबर 1922 में बन गई थी। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्लिक्ट इस तरह से भी आ जाता है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज की गई थी 1 जनवरी 1923 को, मतलब 23 स्टार्टिंग में हुई थी। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर इन ऑप्शन। अरे अब देख, हाँ जी, ए ऑप्शन सर, लाहौर सेशन। ए ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है कि भाई ये सबको पता होगा नॉर्मली
हम सब देखते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, वो हुआ था लाहौर में, ठीक है, और ये हुआ था 1929 में। और वहीं पे उन्होंने, अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के उसमें भी देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू ही थे। ये भी ध्यान रखना कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी नेहरू जी ने की थी, ठीक है। और लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, और ये हुआ था 31 दिसंबर, ठीक है, लास्ट में होता था 30-31 दिसंबर 1929, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने 26 जनवरी 1930 को जो है वो पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस जो है वो डे मनाने की, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात कही थी। यही कारण था 20 साल बाद जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था, मगर उसको लागू करने के लिए, पूर्ण रूप से इन्फोर्समेंट करने के लिए, उसकी इनेक्टमेंट के लिए जो है वो उन्होंने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना, ठीक है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड, ठीक है, बस वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया, बिफोर इंडिपेंडेंस। When was the first Independence Day unofficially celebrated before independence? बताइए क्या? 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1935, 26 जनवरी 1930। अभी बताया सर और वही चीज 1930 जो है वो लिंक। 26 जनवरी 1930। हाँ जी, देखिए 26 जनवरी 1930 को अनऑफिशियली उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने की बात कही थी, ठीक है, लाहौर सेशन में ही गई थी 1929 में। तो मैं वही जो बात बोल रहा था, वही क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली इसलिए लिखा ना क्योंकि इंडिपेंडेंस तो प्राप्त हुई नहीं थी, ठीक है, उन्होंने तो सिर्फ पूर्ण स्वराज की बात की थी कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है। सो पूर्ण स्वराज, देखो दो शब्द है, स्वराज अलग शब्द है, पूर्ण स्वराज अलग शब्द है, ठीक है, हालांकि स्वराज तो सेम ही है, बट पूर्ण स्वराज और स्वराज, कल को आपसे क्वेश्चन आए कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल या स्वराज शब्द यूज किसने किया था सबसे पहली बार? तो वो किया था दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। अगर बात की जाए पूर्ण स्वराज किसने यूज किया था सबसे पहली बार, पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने की थी सबसे पहली बार, तो वो होंगे जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर से, ठीक है। ईयर याद रखिए, सेशन कहाँ हुआ वो याद रखिए, बंदा कौन था वो याद रखिए, उनकी अध्यक्षता किसने की थी वो याद, ठीक है। चलिए, तो स्वराज और पूर्ण स्वराज में ये फर्क है। और तीसरी बात ये भी आती है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वो 1908 में जज के सामने वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, वो अलग बंदा है, वो अलग क्राइटेरिया है, वो अलग कंसेंट है, ठीक है, उसका इनसे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, who was the British Prime Minister who convened the first round table conference in London, ठीक है। आपको पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें बोल रहा है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में हुई थी, तीसरी 1932 में हुई थी, 1930 वाली ही बात कर रहा है, फर्स्ट की। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था 1930 में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता की थी लंदन में? चर्चिल थे, रैम्स मैकडोनल्ड थे, चैम्बरलेन थे, या फिर डिज़राइल? ये नाम तो शायद सुने भी नहीं होंगे आपने, पर चर्चिल तो सुना होगा और रैम्स मैकडोनल्ड, ठीक है। चलिए, तो है आइडिया ए और बी में से, या सी या डी में कौन हो सकते हैं? 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल। हाँ जी, अगर नहीं पता है तो कैसे करिए, अगर पता है तो बताइए। आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अटेम्प्ट करना है। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, रैम्सी मैकडोनल्ड। देखिए रैम्सी मैकडोनल्ड का नाम आपने सुना होगा जब वो 1932 में सितंबर 1932 में जब पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर,
अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तो रैमसे मैकडोनाल्ड वो हैं जिन्होंने वो वाला कंसेप्ट लाया था, ठीक है। रिजर्वेशन का तो नहीं बोल सकते उसमें ना, मतलब दलितों को भी उसमें सेग्रीगेट करने की बात थी, उसको बोलते हैं कुछ ये, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही है, आप वहां से गेस कर सकते थे, ठीक है। अब देखो आपको ना, ये है तो सारे प्राइम मिनिस्टर ये यूके के, लंदन के, ठीक है। तो लंदन के आप सबसे क्लोज देख सकते हैं कि वो मैकडोनाल्ड थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय कौन थे, ठीक है। समय कौन थे हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, एटली स्टेटमेंट, तो वो थे क्लेमेंट एटली, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली कौन थे? चर्चिल भी हालांकि प्राइम मिनिस्टर थे। चर्चिल के बारे में फेमस सुना होगा आपने कि गांधी जी के बारे में इनके कुछ शब्द हैं, ठीक है। अर्धनग्न फकीर कहा था उन्होंने, ठीक है। और एक दो स्टेटमेंट्स और भी दी थी चर्चिल ने गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो ये 3-4 नाम जो है वो काफी फेमस है। रैमसे मैकडोनाल्ड इज द राइट आंसर, हालांकि ये पूर्ण इफेक्ट में भी नाम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following did not attend the first round table conference? किसने जो है वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया? बहुत इजी क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये 1930 में हुई थी, दूसरी 32 में, तीसरी 31 में, दूसरी 31 में और तीसरी 32 में, मतलब 31, 31, 32। तो महात्मा गांधी ने पहली नहीं अटेंड की, तीसरी भी अटेम्प्ट नहीं की थी, मगर सेकंड अटेम्प्ट की थी, ठीक है। जो सेकंड है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने अटेंड की थी। कल को क्वेश्चन आए कि कौन सी अटेंड की थी गांधी जी ने, तो वो भी थी सेकंड, ठीक है। पहली अटेंड नहीं की तो गांधी जी को मनाया गया, गांधी जी को इनवाइट किया गया, गांधी जी को इनवाइट सभी में किया गया था, मगर गांधी जी गए नहीं थे, गांधी जी गए थे सेकंड में, ठीक है। बाकी देखिए जो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अम्बेडकर है, इन्होंने तो तीनों ही अटेंड की, ठीक है। सही आंसर गांधी जी। सी भी चिंतामणि ये भी गए होंगे, मगर पहन ये तो बी और सी ऑप्शन है, इन्होंने तो तीनों ही अटेंड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप बताइए हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? रैमसे। रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। किंग जॉर्ज। अच्छा ओपन लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन अलग बन गया। आंसर इन्होंने दिया है किंग जॉर्ज पंचम है। अभी 1930 की बात है तो 1930, अच्छा ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और किंग जॉर्ज थे वो तो उस समय के राजा थे, किंग थे ना ये। तो ओपन लिखा हुआ है तो सेरेमोनियल एक्टिविटीज में आपको पता होगा सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही इस तरह से किया होगा है, तो वो किंग जॉर्ज थे, ठीक है। गांधी जी और इरविन तो चलो वैसे भी नहीं आने थे, बट रैमसे मैकडोनाल्ड और ये फर्क है इसमें, ठीक है। फर्क क्या है, क्योंकि उस समय के वहां के क्या थे, ये राजा थे और ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड होते हैं और वो जो है वो आपको पता है वो एक मोनार्की के वो है, तो इसलिए ये आंसर दिया होगा इन्होंने। ओपन मतलब इनॉग्रेशन की बात की होगी इन्होंने। बाकी ऊपर जो दिया था वो क्या था, हाँ प्राइम मिनिस्टर ही जिन्होंने कन्वीन उस तरह से, तो वो तो मैकडोनाल्ड, बट ये ओपन की बात है तो वो जॉर्ज पंचम। सर तो जो ये तीनों राउंड टेबल है उनमें जो प्राइम मिनिस्टर ये रैमसे ही रहेंगे? हाँ जी रैम, क्योंकि वो 30 में भी थे, 31 में भी थे, 32 में भी थे, तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो तीसरी हुई थी ना, हाँ वो भी उस टाइम पे यही थे, मतलब तीनों में यही मैकडोनाल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
The historic fate by Gandhi came to an end as a result of the Pune Pact, issue of white paper, Gandhi Irwin Pact, arrival of Simon Commission. देखो अभी ये क्वेश्चन आपने शायद डायरेक्टली नहीं पढ़ा, ठीक है, बट historic fate by Gandhi came to an end as a result of, ठीक है। अब आप इस चीज को थोड़ा एनालाइज करके सोच सकते हैं कि जो ऐतिहासिक जो गांधी जी के द्वारा, ठीक है, अब FAIT फेट क्या होता है, ये इंग्लिश पढ़ते हैं आप तो, क्या होता है FAIT? The historic fate by Gandhi came to an end, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया as a result of। देखिए आपने सुना होगा कि भूख हड़ताल, ठीक है, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने भूख हड़ताल की, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने उसमें, है ना। तो आमरण अनशन बोलते हैं जिसको, आमरण अनशन, ठीक है, वो किया था उन्होंने। तो वो कब किया था, इनमें से ये बताइए कब किया था? पूना पैक्ट था, या इशू ऑफ व्हाइट पेपर, गांधी इरविन पैक्ट, या राय? हाँ जी, देखिए जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में नहीं बनी थी, रैमसे मैकडोनल्ड ने एक विचार दिया था, ठीक है, तो वो कब हुआ था? वो सितंबर 1932 में, तो अभी बात भी हुई थी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग वैसे वो होना चाहिए, फिर भी मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी आप बता सकते हैं कि वो कब हुआ था। तो वो पूना पैक्ट हुआ था साइन, ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा ये है कौन सी कम्युनिटी, दलित समुदाय जो है, उनको जो है वो हम, ये हमारे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, हमारे समाज का अभिन्न अंग है, उनमें हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते। पहले 1909 में मुस्लिमों को दे दिया अलग से, फिर 1932 में जो है वो हिंदुओं में भी, मतलब अलग अलग जातियों में बांटने लग गए आप। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो सेग्रीगेशन है, हमारा जो डिवीजन है, वो और ज्यादा डिवीजन जो है बढ़ता जाएगा, इसलिए ये हुआ था। तो गांधी जी ने इसके सपोर्ट में वो कर दिया था, एक आमरण अनशन, ठीक है। तो वैसे तो पूर्ण पैक्ट होना चाहिए इसका आंसर, बाकी पता नहीं, ठीक है कि नहीं, वही है ना, हाँ ये आंसर इसका पूर्ण पैक्ट। तो देखिए ध्यान रखिए, आमरण अनशन कब किया था गांधी जी ने इसके, पर फिर देखिए गांधी और अंबेडकर के बीच में नहीं बनती थी, आपको पता है, और अंबेडकर जी दलितों की सपोर्ट में आए, और दलितों के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तो मना कर दिया, बोला कोई बात नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं तो उनको रिजर्वेशन तो दो कम से कम। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट वहां है, ठीक है। तो ये हुआ था गांधी और इरविन के बीच, सॉरी गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है। हाँ जी, याद आया कुछ? शायद पढ़ा हो तुम। यस सर। देखिए ये तब चीजें याद आती हैं, तब डिस्कशन हमारी कामयाब होती है, जब हमने वो चीजें पढ़ी हैं, रिवाइज नहीं की हैं, क्वेश्चन के जरिए वो चीजें आ जाती, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है आज के लिए। माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार इज गॉन, लेमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ ऑफ, किसके टाइम पे बोला होगा उन्होंने ऐसा? माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार इज गॉन, गांधी जी ने किसकी डेथ पे ये बात कही थी? गांधी जी के शब्द है। अब ये आप रिलेट कर सकते हैं, शायद सुना हो। हाँ जी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था, माय स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवार इज गॉन, लेमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस सारे खुले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे,
फिरोज शाह मेहता एक सुना होगा आपने इनका नाम भी। फिरोज शाह मेहता ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की व्यवस्था की थी, वो भी एक मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस। बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो किसकी डेथ पे ये कहा होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बाकी डी भी है। ऑप्शन डी दिया उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक सही है। पता नहीं वैसे ये शब्द मैंने पढ़े तो हैं, बट किसके बारे में कहा है ये याद नहीं रहता जनरली। ठीक है, तो माई स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आप नोट भी कर सकते हैं, माई स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क इज ऑन, ये गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की डेथ के ऊपर कहा। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई थी बाल गंगाधर तिलक। हालांकि देखिए ये जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चाहे वो मॉडरेट हो, ठीक है, मकसद तो एक ही था सबका। ठीक है, अप्रोच अलग थी, तरीका अलग था। तो गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा। अच्छे क्वेश्चन है बीच बीच में सामने। ठीक है, When was the first round table conference held? ये तो पता है आपको, अभी बात हुई थी 1930 में। कब हुई? 30 में हुई थी। तो अगले क्वेश्चन में बता दो, फिर हम स्टॉप करते हैं। लास्ट Mahatma Gandhi participated in the second roundtable conference after signing the Gandhi-Irwin Pact of March 1931, refusing to hold direct talks with the Muslim League, being permitted by the Congress, receiving assurance that independence was fast coming. अच्छे ऑप्शंस हैं, बताइए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। So first मैंने बोला option, गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी को मनाया गया था, मगर गांधी जी तैयार हुए थे तो वो क्यों? गांधी जी साइन हुआ था 31 को ही, इसलिए हुआ था, इसलिए वो तैयार हो गए थे। या फिर डायरेक्ट टॉक्स को रिफ्यूज कर दिया था मुस्लिम लीग के साथ, रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद द मुस्लिम लीग और बीइंग परमिटेड बाय द कांग्रेस, ये रिसीविंग एश्योरेंस दैट इंडिपेंडेंस वाज फास्ट। या ये उनको सुनिश्चित कर दिया था, एश्योर कर दिया था कि इंडिपेंडेंस जल्दी आपको मिल रही है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? चलिए ए और डी में बताइए। ठीक है, आपने नहीं सोचा, मगर एक बात जरूर है कि जहां तक आपने पढ़ा तब तक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। स्टार्टिंग में ही हमने गांधी इरविन पैक्ट की बात की, तो उसमें से गांधी जी को मनाया होगा, तो गांधी जी ने पैक्ट साइन किया, तो इसका मतलब कुछ बातें गांधी जी ने मानी तो कुछ बातें इरविन ने भी मानी थी। ठीक है, तो इरविन ने जब मानी तो गांधी जी को भी तो मानने पड़ेंगे उनकी बातें, इसीलिए शायद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को निकालना ना थोड़ा सा लॉजिकली, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपने पढ़ी है तभी कर पाए। ठीक है, आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको लॉजिक लगा के करने पड़ता है क्वेश्चन। यू हैव टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, 2 में डाउट रहेगा, आपको वहां पे बेस्ट अपना देना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो 12 क्वेश्चन हमने 11-12 क्वेश्चन देखे। इस तरह के हजारों क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। ठीक है, मतलब 343 पेजों की पीडीएफ है, पूरी हिस्ट्री की है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भी होंगे इसमें, मीडियम भी होंगे, हार्ड भी होंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन हैं, हम बीच बीच में इनको डिस्कस कर लिया करेंगे। मेरे पास पीडीएफ है और